एपिसोड 730। जहानत और बददिमागी में यह वाज़ेह फ़र्क है कि पापा डोग ने बददिमागी के बायस ये नहीं सोचा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहा है। उसने शैतानी सुई के अमल से गोल्डन ब्रेन्स को अज़ियतें पहुंचाने की नाकाम कोशिश की और उन्हें बेनकाब करने का चैलेंज किया, जबकि वो खामोशी से ये काम कर सकता था। इसके बरक्स गोल्डन ब्रेन्स ने उसे जिस्मानी अज़ियतें नहीं पहुंचाईं। वो चाहते तो उनके एक इशारे पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता, लेकिन वो पागल कुत्ते का दिमागी ऑपरेशन करके हमेशा के लिए अपना ताबेदार बना रहे थे और वो तिलमिला रहा था। रिहाई की कोई तदबीर नहीं सूझ रही थी। यही बात समझ में आती थी कि बाहर से किसी का ताउन हासिल हो और बाहर से किसी की मदद हासिल करने के लिए ख्यालखानी ज़रूरी थी। वो सोच रहा था, मुझे चंद सेकंड्स के लिए भी दिमागी तवानाई हासिल हो जाए तो मैं गुरु महाराज सासाने आज़म डोगरा को आपास दूंगा। मैंने उसकी सोच में कहा, एक तवील अरसे से मैंने गुरु को याद नहीं किया। अगर दिमागी तवानाई बहाल हो गई तो मैं गुरु को किस मुंह से मुखातिब करूंगा। इस बात पर वो सासान डोगरा के मुताल्लिक सोचने लगा। वो उसे गुरु महाराज कहकर मुखातिब करता था और कहता था, महान गुरु दाता के शरणों में सेवक टंडोत करता है। ये एक तरह के कोड वर्ड्स थे। पापा डोग भारत, नेपाल और तिब्बत में रहकर बड़ी हद तक हिंदी बोलने लगा था। उसने 15 बरस तक सासान डोगरा की सेवा की थी। उससे काले जादू के बहुत से गुर सीखे थे। उसका गुरु उसे आशीर्वाद देकर कहता था कि एक दिन साहिर आज़म बनेगा। वैसे एक दिन उसने पापा डोग को बुलाकर कहा था, तू हमारे कबीले का दस्तूर जानता है। मुझसे जादू सीखने वाला जो जादूगर चेला मुझे कत्ल करेगा उसे सासाने आज़म बनाया जाएगा। मैंने भी अपने गुरु महाराज को फैसला कुन मरहले पर कत्ल करके ये ओहदा हासिल किया था। पापा डोग ने पूछा था, मैं आपका चेला हूं, क्या मैं आपको कत्ल करूंगा? नहीं, मेरा ज्ञान कहता है कि तू मेरे मुकाबले पर शिकस्त खा जाएगा। शायद तू मेरे हाथों से कत्ल हो जाए। बेहतर है यहाँ से चला जा। तुझे बहुत बड़ी दुनिया में रहकर अपने जादुई कमालात से मेरा नाम रोशन करना होगा। गुरु महाराज, मैं आपके कदमों से दूर नहीं रहना चाहता। आप मुझे यहाँ से जाने का हुक्म ना दें। मैं तमाम उम्र आपकी खिदमत करता रहूँगा। मेरी खिदमत के लिए बहुत से चेले हैं और इन्हीं में से कोई चेला एक दिन मुझसे मुकाबला करेगा और मुझ पर गालिब आकर मुझे कत्ल करेगा। इसलिए तुम जाओ, कोई मुसीबत आ पड़े तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ना आ सका तो अपने काले अमल से तुम्हारी मुसीबत दूर कर दूंगा। गुरु का हुक्म था। वो तिब्बत से चला आया। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। उसकी सोच ने बताया, तिब्बत के दारुल सल्तनत का मशहूर शहर लासा है। उस शहर के जुनूब में तकरीबन 600 मील के फासले पर हिमालय पहाड़ का सिलसिला मशरिक़ से मगरिब तक फैला हुआ है। उससे मुल्हक़ा एक पहाड़ी के गार में सासान डोगरा का तिलिस्म कदा है। उसी गार के एक हिस्से में सासान की रिहाइश है। इस तिलिस्म कदे में एक भूल भुलैया है जहां दाखिल होने वाला बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ सासान डोगरा, उसकी बीवी और जवान बच्चे जानते हैं। इसी भूल भुलैयों की एक नीम तारीख कोठरी में राहिला से मंसूब किया जाने वाला शैतानी पुतला रखा हुआ था। इतनी मालूमात काफ़ी थीं। हम पापा डोग के दिमाग से चले आए। मैंने लैला से पूछा, तुमने इतनी मालूमात हासिल की थीं? जी हाँ, मैं नादान नहीं हूँ। ये सारी बातें आपको बताने वाली थी, लेकिन आप ख्यालखानी के शौक़ में पापा डोग के पास चले गए। भाई, मैं पहले से तुम्हारी जहानत का मोतरिफ हूँ। आओ हम एक दूसरे के वजूद का भी एतराफ़ करें। तुम साबित करो कि मेरे पास हो, मैं साबित करूँ कि तुम्हारे पास हूँ। वो बिस्तर से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। फिर कहने लगी, काम करें और सिस्टर को तमाम हालात बताकर ये तय करें कि उस शैतानी पुतले को तोड़ने के लिए हम में से कौन तिब्बत जाएगा। ये फैसला सोनिया को करने दो। जी नहीं, आप फैसला करने में सिस्टर से ताउन करें। हमने सोनिया के पास आकर पापा डोग के तमाम हालात बताए। वो खुश होकर कहने लगी, अल्लाह हम पर मेहरबान है। पापा डोग की दिमागी कमज़ोरी से राहिला की मुश्किल आसान हो रही है। तिब्बत जाने के मुताल्लिक तुमने क्या सोचा है? हम तंजीम वाले मुल्क में हैं। यहाँ बड़े अहम मामलात निपटाने होंगे। तुम चली जाओ। मैं कह चुकी हूँ तुम पापा डोग को हलाक नहीं करोगे। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई थी कि इस तरह फरहाद का वजूद जाहिर हो जाएगा। मैं जाहिर नहीं होने दूंगा। उसे अपने हाथों से हलाक नहीं करूंगा। तो फिर वहाँ क्यों हो? जे मॉर्गन और जॉन गाउदी को यहाँ से नहीं ले जाया गया तो तंजीम वाली हुकूमत को टेलीपैथी की बेपनाह क़ुव्वतें हासिल हो जाएंगी। मैं उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को उनसे छीन लूँगी। वहाँ से तिब्बत न जाने का कोई और बहाना करो। मैं एक लंबे सफ़र के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। एक उसूली बात कहता हूँ, तुम उसे ज़रूर तस्लीम करोगी। क्या है वो उसूली बात? राहिला सलमान वास्ती की शरीक हयात है। ये सलमान का फ़र्ज़ है कि वो बीवी को किसी बेजान पुतले से भी मंसूब ना रहने दे और ख़ुद जाकर उसे तोड़ दे।
जिसके सर में खुजली हो वो खुजाने के लिए दूसरों को नहीं बुलाता, अपने ही हाथों से खुजाता है। सोनिया ने कहा, सलमान फौरन जाने को तैयार हो जाएगा। एक तवील अरसे के बाद उसे अज़वाजी मुसर्रतें हासिल हो रही हैं। उन मियाँ बीवी को आराम करने दो। लैला ने कहा, ठीक है, सुल्ताना और सलमान को आराम करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल है। हमारी शादी भी पुरानी नहीं हुई है। अपनी बहन की तरह तुम्हें भी मुझे आराम कराना चाहिए। आपको सिस्टर के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? सोनिया ने कहा, इन साहब को शर्म छूकर नहीं गुजरी। पता नहीं तुम कैसे गुजारा कर रही हो। ऐसी बात नहीं है सिस्टर, मैं तो खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। गोया खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग पकड़ लिया। तुम भी बेशरम हो गई। लैला हंसने लगी। मैंने कहा, औरत की हंसी स्कूल की घंटी की तरह मोहब्बत के क्लासरूम में बुलाती है। हंसी रोक लो वरना मैं क्लास में आ जाऊंगा। सोनिया ने सख्त लहजे में कहा, बकवास करना है तो यहां से जाओ। तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह डांटती क्यों हो? तुम बच्चों की तरह खिलौनों के लिए मचलते क्यों हो? लैला ने शर्मा कर कहा, सिस्टर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों को जाने से नहीं रोकूंगी। जाओ, मगर सलमान या सुल्ताना को मेरे पास भेज दो। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लैला से कहा, मैं सलमान से बातें करके आता हूं। लेकिन मैं सलमान के पास नहीं गया। सुल्ताना के पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी तशवीश है। वो कहने लगी, शैतान तशवीश में मुब्तला हो तो इंसान के लिए बेहतरी होती है। फराद भाई, अब आपकी मक्कारी से हम मियाँ बीवी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा तुम दोनों को झगड़ों से बचाए और हमेशा खुशो खुर्रम रखे। आमीन। क्या आप दुआएं देने आए हैं? हाँ, जिनका इलाज दवा से नहीं होता उन्हें आखिर में दुआ ही दी जाती है। देखिए फराद भाई, आप खामखा मुझे तजस्सुस में मुब्तला ना करें। क्या मैं लैला से शिकायत करूं? ऐसा ना करो, फिर मुझे लैला को वो बताना होगा जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। आखिर वो तुम्हारी बहन है। सलमान के बारे में वो बात सुनेगी तो उसे भी सदमा होगा। वो मुट्ठियां भींच कर बोली, फरहाद भाई आप बहुत बड़े बदमाश हैं। मैं आपकी चाल में नहीं आऊंगी। आप तशरीफ़ ले जाएं। सोच लो। हाँ, सोच लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हो सके तो सलमान से पूछ लो, लेकिन वो बताएगा नहीं। मैं उसके दिमाग से निकलकर सलमान के पास गया। वो कार में कहीं जा रहा था। मैंने कहा, सोनिया ने बुलाया है, अभी जाओ। उसने कार एक जगह रोक दी, फिर सोनिया के पास पहुंच गया। मैं भी चुपके से वहां आकर बातें सुनने लगा। वो पूछ रहा था, सिस्टर आपने बुलाया है? जवाब में सोनिया उसे पापा डोग के मौजूदा हालात और उसके गुरु सासान डोगरा के मुताल्लिक बताने लगी। इस दौरान सुल्ताना भी सलमान के दिमाग में पहुंच गई और उससे कहने लगी, मैं कुछ कहने आई हूं। वो कहने लगा कि ठहरो, देख रही हो कि मैं सिस्टर की बातें सुन रहा हूं। मेरी भी तो सुन सकते हो। एक सवाल है, उसका जवाब हाँ या ना में दो। सुल्ताना, वो सवाल बाद में भी कर सकती हो। अगर बाद में पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ओह गॉड, बाज़ औक़ात तुम नन्ही बच्ची बन जाती हो। पूछो सवाल। क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? हरगिज़ नहीं। सोचकर जवाब दो। कोई ऐसी बात जो अभी तुम्हें याद ना आ रही हो? अगर कोई बात याद नहीं आ रही है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो बात तुमसे छुपा रहा हूं? ये मानते हो कि कैसी बात छुपाई है जो अभी याद नहीं है? मैं सोच कर बताऊंगा, अभी काम की बात सुनने दो। इतने में सोनिया ने पूछा, सलमान खामोश क्यों हो? वो जल्दी से कहने लगा, जी कुछ नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। आप कह रही थी पापा डोग जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उस पर उसे हथकड़ियां लग गईं, वो कैदी बना लिया गया है। इसके बाद बताएं। सोनिया ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इसके बाद मैं पापा डोग और उसके गुरु के मुताल्लिक तुम्हें तमाम बातें बता चुकी हूं। इसका मतलब है तुमने नहीं सुना, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैं शर्मिंदा हूं। बात क्या है? तुम कुछ छुपा रहे हो? सोनिया ने बात छुपाने वाली बात कही। यही सुल्ताना भी कह रही थी। वो जल्दी से बोली, सिस्टर, जिसके दिल में चोर होता है और जो बात छुपाता है वो इसी तरह हिचकिचाता है। मैं इतनी देर से वो छुपाने वाली बात पूछ रही हूं, लेकिन ये साहिब टाल रहे हैं। सोनिया ने कहा, अच्छा तो तुमने सलमान का ध्यान बटाया था। इधर मैं बोल रही थी और उधर तुम बोलती जा रही थी। ऐसे में ये बेचारा ना इधर की सुन सका ना उधर तुम्हें मुतमईन कर सका। सुल्ताना ने कहा, मुतमईन कैसे करेंगे? ये कहकर टाल रहे थे कि अभी वो बात याद नहीं है। वो कहने लगा, ओफ खुदाया, मैंने साफ तौर पर कहा था कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। तुमने ही जबरदस्ती ये मुझसे मनवाया कि शायद मैं कोई बात भूल रहा हूं। मैंने सिस्टर की बातें सुनने के लिए कह दिया। अगर भूल रहा हूं तो मुझे वो कैसे बात याद आएगी? मैंने सलमान की सोच में आहिस्तगी से कहा, हालांकि वो बात मुझे याद है।
सलमान ने जल्दी से कहा। नहीं, ये मेरी सोच गलत है। सुल्ताना ने कहा। सिस्टर, आप सलमान के दिमाग में नहीं हैं, वरना इसका वो चोर ख्याल सुन लेती। अभी सलमान की खुफिया सोच कह रही थी कि वो बात इन्हें याद है। वो परेशान हो गया था, अपनी सफाई पेश कर रहा था। सोनिया ने पूछा, क्या ये सच है कि अभी तुमने सोचा था वो बात तुम्हें याद है? जी हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। हर इंसान कभी कभी बेतुकी सी बात सोचता है, फिर उसे दिमाग से निकाल देता है। सुल्ताना ने कहा, इस बात को दिमाग में ही रखो। मुझे घर से निकाल दो, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मुझसे दिल भर गया है, मुझसे बेजार हो गए हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। तुम दूसरी ले आओ। वो फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया ने डांट कर कहा, अरे ये क्या हिमाकत है? ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आंसू बहा रही हो? सलमान पर किसी किस्म का शुबा कर रही हो? ऐसा मोहब्बत करने वाला वफादार महबूब किस्मत वालियों को ही मिलता है, और तुम इसे कोई दूसरी लाने को कह रही हो। वो रोते हुए कहने लगी, जब ये राहिला के होते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो मेरे होते हुए किसी तीसरी को भी ला सकते हैं। ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सलमान ने 18 बरस तक राहिला की वापसी का इंतज़ार किया। 18 बरस में मर्द 18 औरतों से निकाह करके तलाक दे देता है। सलमान ऐसी पस सहनियत का मालिक नहीं है, और न ही अय्याश है। इसने बाबा साहिब के साए में परवरिश पाई है। ये ठोस किरदार का मालिक है। अफसोस कि तुमने अब तक अपने शौहर को नहीं पहचाना है। अगर तुम्हारा यही ख्याल है कि ये तीसरी ले आएगा, तो फिर जाओ, तीसरी का इंतज़ार करती रहो और चलती कुड़ती रहा करो। सलमान ने पूछा, आखिर ये बेएतमादी कैसे पैदा हो गई है? हमने तो कसम खाई थी कि फराद भाई के बहकाने से भी तुम मुझ पर शुबा नहीं करोगी। फिर वो चौंक कर बोला, सिस्टर, मुझे यकीन है इसे फराद भाई ने बहकाया है। सोनिया ने कहा, क्यों सुल्ताना, क्या फराद तुम्हारे पास आया था? वो हिचकिचाती हुई बोली, जी हाँ, मगर उन्होंने बहकाया नहीं था, सिर्फ एक तजस्सुस में उलझा दिया था। कैसा तजस्सुस? फराद भाई मुझसे कोई तशवीशनाक बात कहना चाहते थे। मैंने साफ कह दिया कि मैं उनके बहकावे में नहीं आऊँगी। अगर कोई बात है तो अपने शौहर से पूछूंगी। अभी मैं वही बात पूछने आई थी। सोनिया ने कहा, और इस तरह तुम शैतान के बहकाने में आ गई। उसने सिर्फ तशवीशनाक बात कही और तुमने समझा तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी के सिलसिले में कोई तशवीश वाली बात है, लिहाजा तुम फ़ौरन ही सलमान का मुहासबा करने आ गई। ये भी ना सोचा कि हम कितनी अहम बातों में मसरूफ़ हैं। सुल्ताना ने पूछा, क्या सलमान वजाहत नहीं कर सकते कि वो बात क्या है? कोई बात होगी तो बेचारा बताएगा। बेहतर है कि तुम फराज से पूछ लो। मैं फ़ौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, फिर बिस्तर से उठने लगा। उसी वक्त सुल्ताना ने आकर पूछा, आपने अभी मेरे पास आकर तशवीश का इजहार किया था। सलमान के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे कहना चाहते थे? सॉरी सुल्ताना, तुमने अपने दिमाग से मुझे भगा दिया था। अपने बहनोई का भी लिहाज नहीं किया था। अब किस मुंह से आई हो? आप फजूल बातें ना करें। साली और बहनोई में ऐसी तकरार होती रहती है। प्लीज़ आप मेरी बात का जवाब दें। जवाब तुमने खुद अभी दिया है। कोई तशवीश की बात नहीं थी, महज हम साली बहनोई की छेड़छाड़ थी। वो चीख कर बोली, क्या मतलब? मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। वो कहने लगी, रुक जाएं, अभी ना जाएं। लेकिन मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो हम्माम में मेरे साथ नहीं रह सकती थी, भाग गई। लैला के पास जाकर कहने लगी, अभी मैं बहुत रो रही थी। लैला ने पूछा, क्या हो गया था? आपके मजाजी खुदा ने फिर मुझे सलमान से लड़वा दिया था। तुमने क्यों लड़ाई की? क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? तुम अपने शौहर की हिमायत में बोल रही हो, उनका कसूर नहीं देखती। ये कसूर नहीं है, ये रिश्ता ही ऐसा है। वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और तुम बन जाती हो, जबकि कसम खाई थी कि बहनोई के बहकाने से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी तल्ख नहीं करोगी। अब तो सभी मुझे कम अकल और कसूरवार ठहराएंगे। मैं किस मुंह से सिस्टर और सलमान के पास जाऊं? तुम मेरी मुश्किल आसान कर दो। उनसे जाकर कह दो, मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा शैतान के चक्कर में नहीं आऊंगी। ए खबरदार, तुम मेरे शौहर को शैतान कह रही हो? 1000 बार कहूंगी, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। लैला ने सोनिया के पास आकर कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसे और सलमान को अहम गुफ्तगू में मसरूफ़ देखकर खामोश रही। सोनिया सलमान को डोक के मुताल्लिक तफसीलात से बातें बता रही थी। मैं जानती हूँ तुम राहिला की खातिर ख़तरात से खेलने जाना चाहते हो। तुम्हारे साथ सुल्ताना भी होगी। वो कहने लगा, अगर आपको एतराज़ होगा तो मैं सुल्ताना को साथ नहीं ले जाऊँगा। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, यह बात सुल्ताना सुन लेगी तो फिर झगड़ने लगेगी। लैला ने कहा, सिस्टर, मैं अभी आई हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि सुल्ताना सलमान से झगड़ा नहीं करेगी। अभी अपनी हिमाकत पर सख्त शर्मिंदा है।
शर्मिंदगी के बायस आपके पास नहीं आ रही है। लैला, अपने मियाँ को लगाम दो, इन बचकाना हरकतों से वक्त ज़ाया होता है। सलमान ने कहा, मुझसे भी गलती हुई। मैंने फरहाद भाई को चैलेंज किया था कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में वो कभी हलचल पैदा नहीं कर सकेंगे। सुल्ताना को अकल आ गई है, वो उनकी बातों से नहीं बहकेगी, लेकिन मोहब्बत करने वाली बीवियाँ अपने शौहर के मामले में ज़रूर बहक जाती हैं। सोनिया ने कहा, छोड़ो इन बातों को। यहाँ पेरिस में तिब्बत के दलाई लामा का एक सफ़ीर है, उस सफ़ीर के रिश्तेदार भी हैं। उनसे तिब्बत के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करो। मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे। राहीला मेरी शरीक हयात है, उसे शहर से निजात दिलाने के लिए मुझे जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि शौहर ही ये फ़र्ज़ अदा करे, बेटी भी कर सकती है। सोनिया आसानी तिब्बत जाकर उस शैतानी पुतले को तोड़ेगी और अपनी माँ को शहर से निजात दिलाएगी। इस मुहिम में अली उसके साथ होगा। लैला ने कहा, बहुत ही मुनासिब फ़ैसला है। सानी और अली को ही जाना चाहिए। तिब्बत में जो ज़बान आम तौर पर बोली जाती है, वो सानी और अली को हिप्नोटिज़म के ज़रिए 2 दिनों में सिखाओ और ख़ुद भी सीखो, ताकि ये ज़बान बोलने वाले दुश्मनों के दिमागों में पहुँच सको। लैला दिमागी तौर पर हाजिर होकर बाथरूम के दरवाजे पर आई और दस्तक देकर बोली, क्या बाथरूम में रात गुजारने का इरादा है? मैंने कहा, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने सलमान की आवाज़ और लहजा इख्तियार किया और लैला के दिमाग में पहुँच बोला, हमारे फरहाद भाई मजाक के रिश्ते से हम मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, लेकिन अभी चंद सेकंड पहले पता चला वो खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्या तुम यकीन करोगी? यकीन दिलाओ। वैसे मैं बहकने वाली सुल्ताना नहीं हूँ। मैं जानता हूँ न तुम बहकने वाली हो, न मैं बहका रहा हूँ। मगर अभी 30 सेकंड पहले मैं उनसे शिकायत करने उनके दिमाग में गया। मुझे कोड वर्ड्स अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई उनके अंदर बोल रही थी। लैला ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? कोई ख्याल खानी करने वाली उनके दिमाग में थी? हाँ, वो कह रही थी, फरहाद तुम बड़े मोहतात रहते हो। अगर लैला ने आकर हमारी बातें सुन ली तो क्या होगा? फरहाद भाई ने कहा, मैं औरतों को हैंडल करना जानता हूँ। लैला, ऐसे वक्त कभी मेरे दिमाग में नहीं आती जब मैं टॉयलेट में रहता हूँ। वो कहने लगी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम्हारे पास आऊँगी। फरहाद भाई ने कहा कि ज़रा सब्र करो, मैं कल तक कोई बहाना करके लैला को पेरिस भेज दूंगा, तुम मेरे पास चली आना। अच्छा अब जाओ, वरना उसे शुबा होगा। उसके जाने से पहले ही मैं फरहाद भाई के दिमाग से निकल आया। लैला, तुम मेरी सुल्ताना की बहन हो, मैं ऐसा ओछा मजाक नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें फरहाद से झगड़ा करने का मशवरा दूंगा। ये ज़रूर कहूँगा कि अभी सब्र करो और खामोशी से देखती रहो। इस तरह मेरी बातों की खुद ब खुद तस्दीक होती रहेगी। वो गुमसुम बैठी हुई थी, अच्छी खासी मुस्तकिल मिजाज थी। सुल्ताना की तरह उसके अंदर उजलत और बेचैनी पैदा नहीं हुई थी। वो अपने बहनोई सलमान की बहुत इज्जत करती थी, उसे एक सच्चा और बेदाग इंसान कहती थी। इसके बावजूद उसे यकीन नहीं था कि सलमान की रिपोर्ट दुरुस्त है। वो ठोस सबूत के बगैर इस सिलसिले में मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती थी। मैं टॉयलेट से बाहर आ गया, बिस्तर के सिरे पर बैठा, फिर लेट गया। वो बिस्तर पर बैठी मुझे तक रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी निगाहों को समझ रहा हूँ। तुम शिकायत करोगी कि मैंने तुम्हारी बहन को फिर तुम्हारे बहनोई से लड़ा दिया है। वो सर झुकाकर कहने लगी, नहीं, मैं शिकायत नहीं करूँगी। आपने मजाकन ऐसा किया था। सुल्ताना तुम्हारी तरह समझदार क्यों नहीं है? दूसरों के बहकाने से क्यों बहक जाती है? कोई तुमसे मेरे खिलाफ बोले तो क्या तुम बहक जाओगी? मैं अपने तौर पर सबूत हासिल किए बगैर आपके खिलाफ सोचना भी गुनाह समझती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये बताओ, सोनिया ने तिब्बत जाने के लिए क्या फ़ैसला किया है? अली और सोनिया सानी जाने वाले हैं। हमारे ये दोनों बच्चे माशाल्लाह तेज़ हैं। एक आंधी है, दूसरा तूफ़ान है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे चुपचाप उनके पीछे जाना चाहिए। वो बहुत ही पुरस्कार इलाका है और सानी ने ऐसा मुल्क, ऐसे लोग और ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा है। मैं उन्हें गाइड करता रहूँगा। क्या आप मुझे छोड़कर जाएंगे? हाँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। कल सुबह तुम पेरिस चली जाओ। लैला ने एक लंबी सांस खींचकर मुझे देखा, फिर अचानक ही दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे मेरी बेवफाई का सबूत मिल गया था। मैंने सलमान बनकर उससे कहा था कि फरहाद भाई उसे पेरिस भेजकर किसी महबूबा को तंजीम वाले मुल्क में बुलाने वाले हैं। मैंने बज़ाहिर हैरत से पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो मुंह फेर कर रोने लगी। मैंने करीब आकर उसके गुदास बाजू को पकड़ा। वो जल्दी से बाजू छुड़ाकर बिस्तर से उठ गई। दूर जाकर कहने लगी, मुझे हाथ ना लगाएं, आपने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। मालूम होता है किसी ने तुम्हें बहकाया है। मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, मुझे आपके हरजाईपन का सबूत मिल गया है। सुल्ताना का भी यही दावा था कि वो कोई नादान बच्ची नहीं है।
लेकिन मैं उस अक्लमंद को दोबारा सलमान के खिलाफ भड़का चुका हूँ। मैं उसके मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा ज़हीन और मुतहम्मिल मिजाज समझता था, लेकिन हर बीवी अपने शौहर के मामले में बहुत छोटा दिल रखती है। शायद इसलिए कि दिलो जान से शौहर को चाहती है, उसे गुमराह होते हुए देख नहीं सकती। लेकिन इसका एक कमज़ोर पहलू है। ऐसी टूट कर प्यार करने वाली बीवियों को कोई भी बहकाकर उनकी अज़वाजी ज़िंदगी को तल्ख कर देता है। मुझे किसी ने नहीं बहकाया। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी बहाने तुम्हें पेरिस भेजकर अपनी एक महबूबा को यहाँ बुलाने वाला हूँ? अभी आपने खुद मुझे पेरिस जाने के लिए कहा है। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि तुम्हें यहाँ से भगाकर दूसरी को बुलाने वाला हूँ? भाई, किसी ने बताया होगा, तभी तो तुम मुझे हरजाई कह रही हो। हाँ, मुझे सलमान ने बताया था। ये हुई ना बात। तुम कह रही थी किसी ने नहीं बहकाया। सलमान ने बहकाया नहीं, सच कहा है। क्या तुमने तस्दीक की है कि तुम्हारे दिमाग में आकर बहकाने वाला सलमान था? जब आपकी ज़बान से ही सच जाहिर हो गया है तो तस्दीक क्या करूं? मेरा मशवरा मानो, आंसू पोंछो और सलमान से सिर्फ इतना पूछो कि क्या वो 10 या 15 मिनट पहले तुम्हारे दिमाग में आया था? क्या आपको शुबा है कि वो नहीं आया था? पूछ लेने में क्या हरज है? उसने दूसरी तरफ मुंह फेर कर ख्याल खानी की। सलमान से पूछा, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आकर क्या कहा था? वह हैरानी से बोला, मैं तुम्हारे दिमाग में कब आया था? सिस्टर के पास से आने के बाद मैंने ख्याल खानी नहीं की है। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया था? मैं इसी बात की तस्दीक कर रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे हैरानी से देखा, फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि सलमान मेरे दिमाग में नहीं आया था? मैं सलमान के लबो लहजे में तुमसे बोल रहा था। उसके दीदे हैरत से फैल गए। मैंने कहा, तुम दावे किया करती थीं कि तुम्हें कोई मेरे खिलाफ नहीं बहका सकेगा। मैंने सलमान बनकर तुमसे कहा कि फराज भाई तुम्हें पेरिस भेजकर एक महबूबा को यहाँ बुलाने वाले हैं, और अब मैंने सामने आकर तुम्हें पेरिस जाने को कहा तो औरत की अकल ने समझ लिया कि शौहर की बेवफाई का सबूत मिल गया है। वो एकदम से दौड़ती हुई आकर मुझसे लिपट गई। मैं उसके साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। वो कहने लगी, आप मुझे पेरिस जाने को तो नहीं कहेंगे ना? मेरी जान, तुम मेरी आखिरी उम्र की मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब आंधी और तूफान तिब्बत जा रहे हैं तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं रहें या कहीं और रहें, लेकिन एक साथ रहेंगे। वो खुशी से पागल हो रही थी। बीवी रोते रोते मान जाए या रूठ कर मान जाए तो उसके बाद नए सिरे से प्यार की नई नई मुसर्रतें देती है। इसीलिए मैंने कहा कि वो खुशी से पागल हो रही थी, जबकि इंतहा नहीं होना चाहिए। वो ऐसे मकाम पर पागल हो तो अपने होश उड़ जाते हैं। अगर शहंशाह हो तो ताज व तख्त भूल जाता है, सिपाही हो तो तलवार फेंक देता है, और कलमकार हो तो कलम छोड़ देता है। यही हद है। इससे आगे लिखने वाला ख्यालों की जन्नत से निकाल दिया जाता है। मैंने रात के 2 बजे कहा, आधी रात के बाद उल्लू जागते हैं या चोर? हमारी ज़िंदगी में अक्सर रातें ऐसी आती हैं कि हमें उल्लुओं की तरह जागना और चोरों की तरह नक़ब लगाना पड़ता है। तौबा है, आप उल्लुओं और चोरों से हमारा मवाजना कर रहे हैं। क्या हम इंसानी दिमागों में नक़ब नहीं लगाते हैं? अभी ऐसा नहीं करना है। रात ज़्यादा हो गई है, आराम से सो जाएं। अगर सोना ही होता तो नक़ब ज़नी की बात क्यों करता? ओफ खुदाया, अब समझी। आप ये बात सीधी तरह कह सकते थे कि हमें फिर दुश्मनों के दिमागों में पहुंचना है या किसी मकसद से बाहर जाना है। हम बाहर नहीं जाएंगे। तुम जो बनकर जे मॉर्गन के पास जाओ। उससे कहो कि वो सुबह होने से पहले तंजीम वालों से निजात हासिल कर लेगा। इसके लिए ज़हनी तौर पर आमादा रहे। ताज्जुब है, आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे यकीन हो गया कि वो निजात हासिल कर लेगा? मेरे बहुत से मंसूबे ऐसे होते हैं जिनकी कामयाबी का मुझे पहले से यकीन हो जाता है। हम अभी जिस मंसूबे पर अमल करने जा रहे हैं उसका नतीजा जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। जे मॉर्गन से चंद बातें करके फ़ौरन मेरे दिमाग में आ जाओ। वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गई। मैं अपने जासूस के पास पहुंच गया। उसने कहा, राहिला बीबी को पापा डोग के महल से निकाल कर कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। क्या तुम्हारे मातहतों ने ताक़ुब नहीं किया था? किया था, मगर वो हमारे मातहतों से ज़्यादा चालाक निकले। उन्हें डॉज देकर निकल गए। कोई बात नहीं, अक्सर मामलात में नाकामी हो जाती है। तुम अपने 12 आदमियों को एक जगह बुलाओ। मैं अभी फिर राब्ता करूँगा। राहिला का गायब हो जाना अच्छी बात नहीं थी। मैं जे मॉर्गन के साथ उसे भी निकाल ले जाना चाहता था। अब उसे किस जगह रखा गया है ये मालूम करने के लिए उसके दिमाग में गया तो उसने सांस रोक ली। पहले वो सोच की लहरों को महसूस नहीं करती थी। हम तकरीबन 5 घंटे उससे गाफिल रहे थे। इस दौरान पापा डोग के मामलात में उलझे हुए थे और कुछ वक्त मोहब्बत में गुजारा था।
यूं गोल्डन ब्रेन्स ने किसी आमिल के जरिए राहिला पर अमल करके उसके दिमाग को मुकफ़िल कर दिया था, हमारी ख्याल खानी का रास्ता रोक दिया था। बेशक गोल्डन ब्रेन ज़बरदस्त चाले चल रहे थे। एक तरफ पापा डोक को और दूसरी तरफ हम ख्याल खानी करने वालों को बेबस कर दिया था, मगर मुझे भी शतरंज की इस बाजी में जहानत के इस खेल में मजा आ रहा था। मेरी अगली चाल गोल्डन ब्रेन्स के होश उड़ाने वाली थी। जनरल को भी शायद मालूम नहीं था कि राहिला को कहाँ छुपाया गया है, फिर भी मैं उसकी सोच पढ़ने लगा। मालूम हुआ कि राहिला अभी किसी खुफिया अड्डे में नहीं पहुंचाई गई है। गोल्डन ब्रेन्स के खास मातहतों ने उसे एक गाड़ी में ले जाते वक्त समझ लिया था कि उनका ताक़ुब हो रहा है। उन्होंने किसी तरह ताक़ुब करने वालों को डॉज देकर राहिला को एक सरकारी बंगले में पहुंचा दिया था। फिर जनरल को इत्तला देकर दरख्वास्त की थी कि मुतअद्दिद फौजी जवानों को इस बंगले के अतराफ ड्यूटी पर लगाया जाए। अगर वो गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे में पहुंचा दी जाती तो जनरल को भी राहिला का पता न मिलता। मैं अपने जासूस के पास आ गया। उसने कहा, मैंने 12 बेहतरीन आदमियों को तलब किया है, वो पूरी तरह तैयार होकर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मैंने उस बंगले का मुकम्मल पता उसे समझाया जहाँ राहिला को छुपाया गया था। फिर मैंने कहा, 6-6 आदमियों की 2 टीमें बनाओ। एक टीम फौजी छावनी की तरफ जाएगी, दूसरी राहिला की तरफ। तुम राहिला की तरफ जाने वाली टीम में रहोगे। कामयाबी हासिल होते ही उसे ऐसी जगह छुपाओगे कि वो किसी दिमागी रब्ता करने वाले आमिल को वहाँ ना बुला सकें। मिस्टर वुल्फ, क्या हम बंगले पर हमला करेंगे? नहीं, किसी हंगामे के बगैर अपना मकसद हासिल किया जाएगा। मैं अभी मंसूबा बताऊंगा, पहले अपने आदमियों को कोड वर्ड्स याद करवाओ। जासूस ने अपने मातहतों से कहा, मैं चंद कोड वर्ड्स अदा कर रहा हूं, तुम सब उन्हें सुनो, दिल ही दिल में दोहराओ और जहन नशीन कर लो। मैं वो कोड वर्ड जासूस के दिमाग में अदा करने लगा। वो जबान से धीमी आवाज़ में बोलने लगा और उसके मातहत उन अल्फाज को जहन नशीन करने लगे। फिर मैंने कहा, याद करते रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। बिस्तर से उठकर टेलीफोन के पास आया। लैला मेरे अंदर रहकर ये सब कुछ देख रही थी। कहने लगी, मैं खाक नहीं समझी, आप क्या करते फिर रहे हैं? मैंने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, खुद समझो या इंतज़ार करो। मैंने जनरल के उस प्राइवेट फ़ोन का नंबर डायल किया था जिसके ज़रिए वो गोल्डन ब्रेन से रब्ता किया करता था। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी। रात के 3 बजने वाले थे। ऐसे वक्त देर से जवाब मिलता है। बहरहाल जनरल की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो। ओह गॉड, 3 बज रहे हैं, बोलो कौन है, क्या मुसीबत आ गई है? मैंने गोल्डन ब्रेन की आवाज़ और लहजे में कहा, अपना फ़ोन इंस्ट्रूमेंट देखो, मुसीबत के वक्त यही फ़ोन बोलता है। वो हड़बड़ा कर बैठ गया। गोल्डन ब्रेन्स की आवाज़ सुनते ही समझ में आ गया कि उसने नींद बेदारी की हालत में प्राइवेट फ़ोन का रिसीवर उठा रखा है। उसने अलर्ट होकर कहा, यस आई एम वेल। नहीं जनरल, आप अच्छी तरह बेदार नहीं हैं। बाथरूम में जाएं, मुंह हाथ धोकर आएं, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूंगा। मैं रिसीवर रखकर उसके दिमाग में गया। वो भी रिसीवर रखकर बिस्तर से उठ रहा था। जनरल, उसके खास मातहत और गोल्डन ब्रेन्स के सिवा किसी को उस प्राइवेट फ़ोन का नंबर मालूम नहीं था। फिर वो गोल्डन ब्रेन की आवाज़ सुन रहा था। वॉश बेसन में झुककर मुंह पर पानी के छींटे मारते वक्त याद आया कि गोल्डन ब्रेन्स ने फ़ोन पर मखसूस कोड वर्ड्स अदा नहीं किए थे। कोई भी गोल्डन ब्रेन कभी उसूल के खिलाफ नहीं बोलता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? ये वाकई मुझसे गलती हुई थी। मैंने ठीक 10 मिनट बाद नंबर डायल किए। रब्ता कायम होते ही कोड वर्ड्स अदा करते हुए पूछा, क्या आप पूरी तरह बेदार हो चुके हैं? जी हाँ। तो फिर याद करें, नींद बेदारी के वक्त आपने क्या गलती की थी? मैंने आपसे पहली बार कोई कोड वर्ड्स नहीं पूछे थे। ठीक है, आप वाकई दिमागी तौर पर पूरी तरह हाजिर हैं। अब ज़रा तवज्जो से सुने। हमने अभी और इसी वक्त राहिला और जे मॉर्गन को 2 मुख्तलिफ खुफिया अड्डों में पहुंचाने का फैसला किया है। आप उस बंगले के पहरेदारों से कह दें कि अभी एक सफ़ेद वैगन आ रही है, उसमें हमारे आदमी होंगे। वैगन का नंबर TL0303 है और फौजी छावनी में जो वैगन पहुंचेगी उसका नंबर TL61001 है। मैंने वो मुख्तलिफ कोड वर्ड्स भी बताए जो मैंने जासूस और उसके मातहतों को सिखाए थे। उन कोड वर्ड्स की अदायगी से तस्दीक हो जाती कि गोल्डन ब्रेन्स के ख़ास आदमी ही राहिला और जे मॉर्गन को लेने आए हैं। उसने एक ट्रांसमीटर उठाकर रब्ता करना शुरू किया। मैंने लैला से कहा, इसके दिमाग में मुसलसल रहो, अचानक कोई प्रॉब्लम पेश आए तो फ़ौरन बता देना। मैंने जासूस के पास आकर उसे बताया कि किस नंबर की वैगन बंगले की तरफ और किस नंबर की वैगन फौजी छावनी की तरफ जाएगी। फिर कहा, वैगनों के सिलसिले में गलती ना करना, चलो फ़ौरन 2 टीमें बनाकर निकलो। वो सब वहाँ से निकल पड़े।
मैंने सलमान, सुल्ताना और जोजो को अपने पास बुलाकर पहले जासूस और उसके मातहतों के दिमागों तक पहुंचाया। वो सब बदस्तूर वैगनों में दो मुख्तलिफ समतों में जा रहे थे। जोजो ने मुझसे कहा, पापा, मैंने एक मातहत के दिमाग से मालूम किया है कि ये लोग राहिला आंटी को एक बंगले से लाने जा रहे हैं। सलमान ने कहा, और दूसरी टीम जय मॉर्गन को लाएगी। मैंने कहा, बाकी तफसीलात बाद में बताऊंगा। तुम तीनों को एहतियातन बुलाया है ताकि ये लोग कोई गलती करें तो तुम लोग संभाल लो। वो तीनों मुख्तलिफ दिमागों में चले गए। मैंने अपनी जगह हाजिर होकर लैला से पूछा, जनरल की तरफ खैरियत है? जी हाँ, वो ट्रांसमीटर और प्राइवेट फ़ोन के पास बैठा हुआ है। खुदा का शुक्र है अभी तक हमारे खिलाफ कोई बात नहीं हुई है, लेकिन डर लगता है किसी गोल्डन ब्रेन का फ़ोन जनरल के पास आ सकता है। मुझे शुरू से अंदेशा था कि ऐसी बात हो सकती है। मैं जनरल के पास आया। वो गहरी नींद से बेदार हुआ था, जबरन जाग रहा था। वो रह रह कर जमाइयाँ ले रहा था। मैंने ज़रा और ऊँघने पर मजबूर किया, फिर दिमागी तौर पर गायब कर दिया। वो अपनी जगह से उठकर प्राइवेट टेलीफोन के प्लग पॉइंट के पास आया, फिर उसके प्लग को निकाल दिया। वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद किया तो उसने चौंक कर आसपास देखा। मैंने उसकी सोच में कहा, ओह। मैं फिर ऊँघने लगा था। वो किचन में आ गया। वहाँ कॉफ़ी तैयार करने के लिए चूल्हा चलाने लगा। लैला ने मुझसे कहा, आप पहले ही टेलीफोन का प्लग निकलवा सकते थे। हाँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो। वो हंसने लगी। मैंने कहा, हंसी को मुख्तसर कर लो, जनरल के पास जाओ। मैंने एक टीम के पास आकर देखा। वो लोग कामयाब हो गए थे, राहिला को ले गए थे। मैं दूसरी टीम के पास आया। वो लोग वैगन के अंदर जे मॉर्गन को बिठाकर ले जा रहे थे। उसी वक्त लैला ने कहा, जनरल को ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा है। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वहां ट्रांसमीटर पर जनरल और एक गोल्डन ब्रेन के दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला हो रहा था। फिर गोल्डन ब्रेन ने पूछा, तुम्हारा प्राइवेट फ़ोन काम नहीं कर रहा है? मैं कई बार रब्ता कर चुका हूं। जनरल ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, शायद कुछ खराबी हो गई होगी। लेकिन मैंने बात पलट दी। गोल्डन ब्रेन ने कहा, 4 बजने वाले हैं, ये अच्छा मौका है। राहिला को हमारे खुफिया अड्डे में पहुंचाया जा सकता है। आप बंगले के अतराफ पहरा देने वालों से अभी कह दें कि हमारे आदमी पीले रंग की वैगन में आ रहे हैं। वो कोड वर्ड्स अदा करेंगे कि हैंड ओवर द सिल्कन लेडी। मैं अभी बंगले के मुसल्ला पहरेदारों को समझाता हूँ। ट्रांसमीटर का राब्ता ख़त्म हो गया। लैला ने कहा, अब असल लोग राहिला को ले जाने उस बंगले में पहुंचेंगे तो भेद खुल जाएगा। राहिला महफूज मकाम तक पहुंचा दी गई है। तुम जनरल के दिमाग पर कब्जा जमा कर यहाँ रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं उसे छोड़कर सलमान के पास आ गया। उससे कहा, यह वैगन का सफ़र अभी तक जारी है। टीम के सरबराह से मालूम करो आखिर वो खुफिया अड्डा और कितनी दूर है। सलमान ने सोच के ज़रिए सरबराह से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया, बस हम पहुँचने वाले हैं। सामने से गश्त करने वाली एक पुलिस पार्टी एक गाड़ी में आ रही थी। उन्होंने रुकने के लिए सिग्नल दिया। हमारी टीम का लीडर रुकना नहीं चाहता था। सलमान ने कहा, रुक जाओ, कानून के मुहाफिजों की तसल्ली कर दो। उन्होंने गाड़ी रोक दी। पहले एक सिपाही अपनी गाड़ी से उतरकर वैगन की तरफ आया। खिड़की से झांक कर देखा। अंदर छोटे बल्ब की रोशनी में सभी नजर आ रहे थे। जे मॉर्गन के साथ उनकी तादाद 7 हो गई थी और जे मॉर्गन को वहां चेहरे से कोई नहीं जानता था। एक अरसा हुआ तंजीम वाले मुल्क में पहुंचते ही नज़र बंद रहने लगा था। फिर एक टेलीपैथी जानने वाले को जनरल ने सबसे छुपा कर रखने में बेहतरी समझी थी। सिपाही ने कहा, इतनी रात को इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? एक ने हंसकर कहा, 5 बज चुके हैं, सुबह हो रही है और तुम्हें रात नजर आ रही है। सिपाही पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग में सुल्ताना थी। उसने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक कहा, गाड़ी में सिर्फ 4 अफराद हैं। अफसर ने अगली सीट से बाहर आकर कहा, मुझे तो कुछ ज्यादा लग रहे हैं। उसके बोलते ही जो उसके अंदर पहुंच गई। वो वैगन के पास आया और फिर अंदर झांकते हुए बोला, कमाल है, दूर से ज्यादा लगते हैं लेकिन हैं सिर्फ 4। इसी को फरेबे नजर कहते हैं। बाय द वे, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, सुबह की दौड़ लगाने पोलो ग्राउंड। अफसर ने जाने की इजाजत दे दी। वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ी, फिर तेज रफ्तारी से दूर निकलती चली गई। अब कोई अंदेशा नहीं रहा था। जे मॉर्गन को एक खुफिया अड्डे तक पहुंचाने के बाद इत्मीनान हो गया। वो लोग कामयाबी की खुशी में नाचने लगे। जे मॉर्गन एक एक का शुक्रिया अदा कर रहा था और जोजो को आवाज़ देकर कह रहा था, सिस्टर जोजो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। जब चाहो मुझे आजमा लो। इन शानों पर यह गर्दन सिर्फ तुम्हारे लिए कटने को तैयार रहा करेगी।
जोजो ने कहा, सुबह हो चुकी है, हम मोहब्बत और रिश्तों की बातें बाद में करेंगे। अभी यहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर लो, मैं तुम्हारा चेहरा बदलने के लिए कुछ करती हूँ। वो मेरे पास आ गई। मैं जासूस के पास आकर बोला, कोई प्लास्टिक सर्जरी करने वाला अपना आदमी है? जे मॉर्गन को आरसी मेकअप में नहीं रखा जा सकता है, अभी इसकी तलाश शुरू होने वाली है। हमारे जासूस ने जवाब दिया, प्लास्टिक सर्जरी भी काम नहीं आएगी। यहाँ के सुराग रसां और पुलिस वाले किसी भी खतरनाक मुजरिम को उसके बिल से निकालने के लिए शिकारी कुत्तों को काम में लाते हैं। आप उन कुत्तों को जे मॉर्गन तक पहुंचने ना दें, मैं चंद घंटों में उसका प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हुलिया बदल दूंगा। मैंने जोजो से कहा, तुम आराम करो, ज़रूरत हुई तो बुला लूंगा। मैं लला के पास से जनरल के दिमाग में आया। उसके करीब फ़ोन की घंटी बज रही थी। प्राइवेट फ़ोन का प्लग लगा दिया गया था। जनरल ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। जवाब में गोल्डन ब्रेन ने कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, यह क्या मजाक है? राहीला बंगले में नहीं है और आपके फौजी जवान कहते हैं आपने हमारे मुकर्रर किए हुए कोड वर्ड्स नहीं बताए हैं। वो गलत कहते हैं, मैं उन्हें बता चुका हूं। आपके कोड वर्ड्स यही थे ना कि पीपल्स इन द डार्क नेवर बी अप टू मार्क, यानी जो अंधेरे में होते हैं भरोसे के काबिल नहीं होते। गोल्डन ब्रेन ने सख्त लहजे में कहा, जनरल होश की दवा करो। मैंने जो कोड वर्ड्स बताए थे वो ये थे, हैंड ओवर द सिल्कन लेडी। जनरल ने हैरानी से पूछा, आपने ये मखसूस अल्फाज कब बताए थे? जब मैंने नींद से बेदार होकर आपका फ़ोन रिसीव किया तो बात काट कर कहा गया, हमारी गुफ्तगू फ़ोन पर नहीं ट्रांसमीटर पर हुई थी। आपका फ़ोन ख़राब था। मेरा फ़ोन ख़राब नहीं था। ओह माय गॉड, इसका मतलब है गड़बड़ हो चुकी है। आपके दिमाग पर किसी का कब्जा है। मैं अभी राब्ता करता हूँ, इंतज़ार करें। तुम नींद पूरी करने के बाद मेरा अधूरा काम करती रहोगी तो मुझे जल्द ही सोने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। 1 नहीं 2 घंटे, प्लीज़ मेरी बात मान लो। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, आंखें बंद करके दिमाग को हिदायत देने लगी। बाहर दिन निकल आया था। अब कोई 4 घंटे बाद पापा डोग का ब्रेन ऑपरेशन होने वाला था। एक साहिर आज़म की शख्सियत ख़त्म होने वाली थी। मैंने उसके अंदर जाकर देखा, शायद उसे बचाने के लिए बाहर से इमदाद आ पहुंची हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो किसी नामालूम जगह खामोशी से लेटा हुआ था। पापा डोग को खूंखार कुत्ते पालने का शौक था। उसने तंजीम वाले मुल्क आकर ये शौक पूरा किया था। अब उसके दिमाग में आने का यही मकसद था कि मैं उन कुत्तों के मुताल्लिक तफसीलात मालूम करूं। तंजीम वाले मुल्क में उसके कुत्तों की देखभाल 3 फौजी सिपाही करते थे। मैंने पापा डोग के अंदर तहरीक पैदा की कि वो एक सिपाही की आवाज़ और लहजे को पूरी तरह गिरफ्त में लेकर ख्याल खानी की परवास करे। वो ख्याल खानी के काबिल नहीं था, लेकिन कोशिश करने लगा। मैं भी उसके साथ सिपाही के लहजे को गिरफ्त में लेकर कोशिश कर रहा था। नतीजे में वो नाकाम रहा, मैं कामयाब हो गया। एक फौजी के दिमाग में पहुंच गया। वो सुबह 6 बजे ड्यूटी पर आया था। उसकी सोच ने बताया कि 6 खतरनाक कुत्ते हैं जो सिर्फ तजुर्बेकार हाथों में रहते हैं। मैंने उसकी सोच में ये बात पैदा की कि उसे ये तजुर्बा कहाँ कहाँ से हासिल हुआ है। जवाब में वो फ़ख्र से सोचने लगा। पहले वो महकमा सुरख रसानी के कुत्तों को सुधाया करता था। उसका बेहतरीन रिकॉर्ड देखकर मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने उसे अपने कुत्तों के लिए फ़ौज में बुला लिया। पता चला महकमा सुराग रसानी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुत्तों की मजमूई तादाद 50 के करीब है। जे मॉर्गन को बचाने के लिए उन तमाम कुत्तों को ख़त्म करना मुमकिन न था। फिर तंजीम वाले मुल्क के दूसरे शहर में भी सुधाए हुए जासूस कुत्ते होंगे। लिहाजा ये ख्याल तर्क कर दिया कि कुत्तों को ख़त्म किया जा सकता है। शिकारी कुत्ते जे मॉर्गन के रुमाल या उसके लिबास का कोई हिस्सा सूंघकर उसके पीछे आ सकते थे और उसकी मौजूदा पनाहगाह तक पहुंच सकते थे। मैंने जोजो का लहजा इख्तियार करके जे मॉर्गन के ख्यालात पढ़े। पता चला वो अपना तमाम सामान लेकर आया है। जिस फौजी छावनी के बंगले में वो नज़रबंद था, वहाँ उसने एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा है। वो अपने तौर पर मुतमईन था, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं था। यह भी तो हो सकता था कि नज़रबंदी के दौरान उसका उतारा हुआ लिबास लॉन्ड्री में जाता हो और कभी लॉन्ड्री में भेजने से पहले वो लिबास कुत्तों को सुंघाया गया हो। अक्सर बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम टेलीपैथी के ज़रिए भी जान नहीं सकते। मैंने फिर जोजो की आवाज़ में जे मॉर्गन से कहा, नज़रबंदी के दौरान जितने अफसरान और जवान तुम्हारे सामने आते थे, तुम एक एक का लहजा याद करो और उनके दिमागों में जाओ। तुम्हें सिर्फ शिकारी कुत्तों से ख़तरा है। इस ख़तरे से बचने के लिए मालूमात का हर मुमकिन रास्ता तलाश करो। वो एक अफसर के दिमाग में पहुंचा। वहाँ छावनी वाले मॉर्गन के बंगले में कर्नल और दूसरे आला अफसरान आए हुए थे। ये भेद खुल गया था कि जे मॉर्गन को अगवा किया गया है। गोल्डन ब्रेन्स के 2 खास जासूस भी मौजूद थे। एक ने पूछा, क्या मॉर्गन को शिकारी कुत्तों से सुंघाया गया था?
उसे वापस लाने का बस यही एक रास्ता रह गया है। एक अफसर ने कहा, हमें इस किस्म की हिदायत नहीं दी गई थी। फिर उस छावनी में कुत्ते भी नहीं हैं। उसकी बात पर दोनों जासूस गुस्सा दिखाना चाहते थे। उसी लम्हे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई थीं। वो आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। कर्नल ने कहा, मॉर्गन अपने लिबास की एक धज्जी भी छोड़कर नहीं गया है। कुत्तों को उसके जिस्म की बू सूंघाई नहीं जा सकती। फिर ये कुत्ते क्यों लाए जा रहे हैं? एक आला अफसर ने आकर सल्यूट किया। फिर कहा, सर, मेरी निगरानी में 20 कुत्ते रहा करते हैं। मैंने लॉन्ड्री में जाने वाले मॉर्गन के कपड़ों को अपने 3 कुत्तों तक पहुंचाया था। इसके लिए मुझे खुफिया अहकामात मिले थे। मैं उन 3 कुत्तों को ले आया हूं। कर्नल ने खुश होकर कहा, हमारे गोल्डन ब्रेन्स जिंदाबाद। उनकी एहतियाती तदाबीर हमारे काम आई हैं। वो अपने अफसरान के आगे चलता हुआ बंगले के बाहर आ गया। 3 फौजी जवानों ने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों की जंजीरें थाम रखी थीं। अब वो नहीं भौंक रहे थे। खामोशी से हाँपते हुए दूसरे अफसरान को देख रहे थे। कर्नल ने पूछा, अब किस बात का इंतजार है? कुत्तों के निगरान अफसर ने कहा, कुत्तों को मखसूस बू याद दिलाने के लिए एक नफ्सियाती तरीका इख्तियार किया जाता है। मैंने जे मॉर्गन का लिबास उन्हें सुंघाने के दौरान उनके आगे ऐसी हड्डियां डाल दी थीं जिनमें बराए नाम गोश्त था, जबकि उन्हें हड्डियों के बगैर गोश्त दिया जाता है। एक सिपाही एक टोकरे में बेशुमार ऐसी हड्डियां लाया जिनमें ज़रा ज़रा सा गोश्त चिपका हुआ था। ऐसे चुटकी भर गोश्त से उनकी भूख मिट नहीं सकती थी, बल्कि और बढ़ जाती। वो हड्डियां उनके सामने डाल दी गईं। तीनों लपक लपक कर उन हड्डियों को भंभोड़ने लगे। इस दौरान वो मुंह उठा उठा कर भौंकते थे। फिर गोश्त नोचते थे, मगर गोश्त था ही कितना। वो भूख की शिद्दत से गुस्से के मारे बिफर गए थे। जुनूब मशरिक की समत मुंह उठाए भौंक रहे थे। मॉर्गन का दिल थक से रह गया, क्योंकि उसकी पनाहगाह जुनूब मशरिक में ही थी। अब वो शख्स का गोश्त मांग रहे थे जिसकी भूख कभी सूंघ चुके थे। मैंने दूसरे अफसर के दिमाग में आकर उसे रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर किया। फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर 2 फायर किए। ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ 2 कुत्ते फजा में उछलकर ज़मीन बोस हो गए। तीसरे फायर का मौका नहीं मिला। उसको दोनों तरफ से जकड़कर रिवॉल्वर छीना जा रहा था। तीसरा कुत्ता जोरों शोर से भौंक रहा था। ऐसा जोर लगा रहा था जैसे जंजीरें तोड़कर एक ही छलांग में मॉर्गन के नरखरे तक पहुंच जाएगा। मॉर्गन ऐसे मौके पर गधा साबित हुआ। वो जिसके दिमाग में था, उसकी गन से तीसरे कुत्ते का खात्मा कर सकता था, मगर वो दहशत के मारे दिमाग से काम लेना भूल गया था। फौजी छावनी में यह दहशत फैल गई थी कि उन अफसरान के दरमियान कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मौजूद है, और वो सिर्फ तीसरे कुत्ते को ही नहीं, उन सबको भी खत्म कर देगा। मैं कर्नल के दिमाग पर छा गया। उसने एक सिपाही के हाथ से गन लेकर गरजते हुए कहा, तुम सब नालायक हो। भला कुत्ता कोई पालने की चीज है? ये कहते ही उसने तीसरे कुत्ते को भी गोली मार दी। खस कम जहां पाक, वहां मौत का सन्नाटा छा गया। उन सबको अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन सबके पास राइफलें थीं। दुश्मन उनके दिमागों में घुसकर उन्हें मजबूर कर सकता था, और वो बेख्तियार एक दूसरे को मार सकते थे। इस ख्याल के साथ ही सब ने अपने अपने हथियार फेंक दिए। तब मैंने एक अफसर की ज़बान से कहा, मैं वही ख्याल खानी करने वाला हूँ जिसके तमाशे अभी तुम देख चुके हो। जाओ अपने जनरल से कहो गोल्डन ब्रेन से रब्ता करे। मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। 20 मिनट बाद जनरल के दिमाग में आऊँगा। दैट्स ऑल। मैं वहाँ से मॉर्गन के पास आ गया। वो किचन में जाकर अपने तमाम कपड़ों को आग लगा चुका था और अब उस बंगले से निकलकर कहीं दूर जाना चाहता था, ताकि तीसरा कुत्ता उसे ढूंढ ना पाए। यानी उसने तीसरे की मौत नहीं देखी थी। मैंने जोजो के लहजे में कहा, उल्लू के पट्टे, तुमने ट्रेनिंग सेंटर में यही हिकमत अमली सीखी है? सिस्टर, मुझे माफ़ कर दो, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब भी मौत सामने आएगी तुम्हारा दिमाग फेल हो जाया करेगा। क्या करूं, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, इसलिए मौत से डरता हूं। बेहतर यही होता कि तुम्हारा ब्रेन ऑपरेशन हो जाता। इस तरह तुम ज़हीन और दिलेर बन जाते। तुमने कहा था मेरे एहसानात के बदले बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। बेशक तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर यहां से न भागो। तीसरे कुत्ते को तुम्हारी बू सूंघते हुए इस बंगले में आने दो। अरे ये क्या कहती हो? वो मुझे चीर फाड़ के रख देगा। अगर तुम कुत्ते का मुकाबला नहीं करोगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी सलामती बुज़दिली में नहीं, दिलेरी में है। मैं दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं, मेरी दिलेरी फिर किसी मौके पर आजमा लेना। अभी मुझे भाग जाने दो। मैंने हंसते हुए कहा, लानत है तुम पर। जाओ छावनी के किसी भी अफसर के दिमाग को पढ़कर मालूम कर लो, वो तीसरा कुत्ता भी मर चुका है। 20 मिनट गुजरने ही वाले थे। मैं मुकर्ररा वक्त पर जनरल के दिमाग में पहुंच गया। वो एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी हिकमत अमली कई बार नाकाम हुई थी,
उसके सरपरस्ती में पहले एल्पा फिर जे मॉर्गन को अगवा कर लिया गया था। राहिला भी छीन ली गई थी। इन वजूहात की बिना पर गोल्डन प्रिंस ने उसे जनरल के ओहदे से हटा दिया था और जल्द ही उसे खुसूसी अदालत में पेश किया जाने वाला था। मैं ये सब कुछ जनरल के दिमाग से मालूम कर रहा था। उधर नया जनरल टीवी के सामने बैठा पांचों गोल्डन प्रिंस को स्क्रीन पर देख रहा था और कह रहा था, 20 मिनट गुजर गए, वो ख्याल खानी करने वाला नहीं आया। मैंने साबिका जनरल की जबान से कहा, मैं आ गया हूं। सबने चौंक कर उसे देखा। फिर नए जनरल ने कहा, मुझे टायर शुलोम कहते हैं, अब जनरल टायर कहलाऊंगा। बेहतर है पहले एक दूसरे से हम मुतारिफ हो जाएं। मैंने कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा नाम सलमान वास्ती है। स्क्रीन के जरिए गोल्डन ब्रेन ने कहा, तुम्हारा नाम सुनकर यह समझ में आ गया कि तुम एक शौहर की हैसियत से राहिला को हमसे छीन ले जाने का हक रखते हो, लेकिन तुमने मॉर्गन को क्यों अगवा किया है? मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने पेरिस से मेरी बीवी को क्यों अगवा कराया। तुम भी ना पूछो कि मैं मॉर्गन को क्यों ले गया हूं। मिस्टर सलमान, ये बचकाना हरकत है। तुम राहिला और जे मॉर्गन को तंजीम वाले मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकोगे। उन पर प्लास्टिक सर्जरी भी काम नहीं आएगी। ऐसा है तो फिर परेशान क्यों होते हो? जब तक राहिला रहेगी तब तक मैं रहूंगा, और जब तक मैं रहूंगा तब तक मसाइल और मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। क्या तुम धमकी देने आए हो? फिलहाल धमकी है, बाद में धमाका होगा। जब भी किसी को राहिला की तलाश में देखूंगा तो यहाँ की अहम तनसीबात में से किसी को धमाके से उड़ा दूंगा। तमाम गोल्डन ब्रेन्स खामोशी से साबिका जनरल को तक रहे थे। मैंने कहा, अब भी ये तुम्हारे लिए महज धमकी है तो किसी को मेरी बीवी की तलाश में रवाना कर दो। तुम्हें शब बारात और दिवाली का मजा आ जाएगा। हमारा कोई जासूस राहिला को तलाश नहीं करेगा। तुम जे मॉर्गन के मामले में कोई समझौता कर लो। कैसा समझौता? तुम अपनी कोई एक बड़ी शर्त मनवाकर हमसे बेइंतहा मफादात हासिल करके मॉर्गन को हमारे हवाले कर दो। कोई बड़ी शर्त मनवाने की ज़रूरत ही क्या है? इसके बगैर ही तुम लोगों से मफादात हासिल कर रहा हूं और हासिल करता रहूंगा। मिस्टर सलमान, सुपर पावर्स भी किसी मामले में अपने अंदर लचक पैदा करती हैं। आपको मुसलसल कामयाबियों के गुरूर में इंसान दोस्ती को नहीं भूलना चाहिए। इंसान दोस्ती तुम तंजीम वालों को छू कर नहीं गुजरती। हम सांप से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों से नहीं। शीबा की हलाकत के बाद हमने जो फैसला किया था वो यही था, और यह फैसला कभी नहीं बदलेगा। ये फैसला सुनकर उन्हें गुस्से से राब्ता ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता था। लेकिन वो पांचों गोल्डन ब्रेन्स अंदेशों में घिरे हुए थे। वो समझ रहे थे कि राहिला और जे मॉर्गन के बाद अब जॉन गाउदी की बारी है। हालांकि उसे साहिली फौज के सामने समंदर के बीच बिजली के नातीदा तारों के हिसार में रखा गया था। किसी का वहां पहुंचना मुमकिन ना था। लेकिन हम तो मुसल्ला फौज के दरमियान घुसकर छावनी से मॉर्गन को निकाल लाए थे, और इसी बात ने उनके कलेजे धड़का दिए थे। आखिर वो बात उनकी जबान पर आ गई। एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम तुम्हें नेक मशवरा देते हैं। समंदर के बीच वाली पहाड़ी पर न जाना, वहां हर कदम पर मौत है। हमने हिफाजती इंतजाम पहले से सख्त कर दिए हैं। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे नेक आदमी का मशवरा मानना चाहिए। खुश हो जाओ, मैं उस पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, जब फरहाद जिंदा था तो एक बात जबान से कह देने के बाद उस पर कायम रहता था। मैं भी जबान का धनी हूं। पहाड़ी पर ना जाने वाली बात पर कायम रहूंगा। वो ज़रा मुतमईन हो गए। मैंने कहा, क्योंकि मेरा वहां जाना ज़रूरी नहीं है। वो टेलीपैथी जानने वाला गाउदी खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। किसी ने गुर्रा कर देखा, किसी ने सख्ती से होंठ भींच लिए, कोई बेचैनी से पहलू बदलने लगा। फिर एक ने कहा, सलमान, तुम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हो। जब दुश्मनी ही ठहरी तो हम महज बातों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने कहा, यह मीटिंग बर्खास्त करने से पहले इतना बता दो कि तुम पांचों को पापा डोग की फिक्र क्यों नहीं है। हम उसकी तरफ से मुतमईन हैं। एक आध घंटे में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। क्या तुम उसके लिए भी कोई चाल चल चुके हो? क्या मुझे चाल नहीं चलना चाहिए? क्या उस जलील ने राहिला को सहरज़दा नहीं किया है? क्या राहिला के अगवा में उसका हाथ नहीं है? दूसरे ने बेचैन होकर पूछा, अरे तो तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दिया है। हम कैसे यकीन करें? यकीन ना करो, ये कोई मानने की बात है। पापा डोक आसाबी कमजोरियों में मुब्तला है। तुम आसानी से उसके दिमाग में पहुंचकर कुछ भी कर सकते हो। वो तुम्हारा दुश्मन है, उसे हलाक कर सकते हो, लेकिन उसे मुआफ क्यों कर रहे हो? एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, तुमने राहिला और मॉर्गन के लिए पापड़ बेले, एक ज़बरदस्त मंसूबे पर अमल किया। पापा डोग के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल खानी के ज़रिए उसकी सांस रोक सकते हो।
एक गोल्डन ब्रेन फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसने रिसीवर रखकर कहा, मैंने अभी अस्पताल से मालूम किया है, पापा डोक जिंदा सलामत है। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल है, दुश्मनी करूं तो परेशान हो जाते हो, ना करूं तो भी तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाता है। क्या ख्याल खानी की चुटकी बजाकर उसे भी ख़त्म कर दूं? एक ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। फराद की मौत के बाद तुम सब सोनिया की अकल से चल रहे हो, और वो कितनी मक्कार है ये हम जानते हैं, क्योंकि उसके हाथों नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाते रहते हैं। जब वो दुश्मनी नहीं करती तो हम समझ लेते हैं कि वो पहले से बहुत कुछ कर बैठी है और अब नताइज का इंतज़ार कर रही है। तुमने भी पापा डोक के साथ ऐसा ही कुछ किया है। मैंने कहा, गोल्डन ब्रेन्स, क्यों मुझे बातों में उलझा रहे हो? तुम चाहते हो मैं यहाँ बहलाया जाऊं और उधर पापा डोक को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर बेहोश कर दिया जाए, फिर मेरी ख्याल खानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हम दरअसल इस बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं कि तुम उस जादूगर को जिंदा क्यों रखना चाहते हो। मैंने जवाब नहीं दिया। उनमें से एक ने आवाज़ दी। मैं खामोश रहा। दूसरे ने परेशान होकर कहा, वो ज़रूर पापा डोक के पास गया है। पांचवें ब्रेन ने कहा, हम राहिला और मॉर्गन वगैरह की बातों में उसे उलझा रहे थे। पापा डोक का नाम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उस कमबख्त ने ही जिक्र छेड़ दिया था। अभी वो पापा डोक को मार डालना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने साबिका जनरल की ज़बान से फिर उन्हें मुखातिब किया। वो चौंक गए। मैंने कहा, आखिर तुम लोगों ने एतराफ़ कर लिया कि मुझे गैर ज़रूरी बातों में उलझा रहे थे। तुम्हारे लिए पापा डोक ज़रूरी था? था? एक ने घबरा कर पूछा। है, मैंने कहा। इत्मीनान रखो, वो ऑपरेशन थिएटर में है। जब डॉक्टर उसे बेहोश करने जा रहा था तब मैं वहाँ मौजूद था। ये चंद सेकंड्स की बातें हैं। उसके बेहोश होते ही मैं फिर तुम्हारे पास चला आया हूँ। उनमें से एक फ़ोन के ज़रिए मालूमात हासिल कर रहा था। फिर उसने रिसीवर रख कर कहा, रिपोर्ट हमारे हक़ में है। पापा डोक को बेहोश करने से पहले डॉक्टरों ने अच्छी तरह चेक किया था। उसकी नब्ज़ और दिल की धड़कनें नॉर्मल थीं। मैंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारा एक ख्याल खानी करने वाला बच गया है। सबके सब खुश नज़र आ रहे थे। पापा डोक मेरी ख्याल खानी के ख़तरे से निकल गया था। एक ने पूछा, सलमान, क्या तुम लोग इतने ही ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो कि सितारों की चाल ने या खुद पापा डोक ने कह दिया कि वो सिर्फ सोनिया के हाथों मारा जाएगा और तुमने उसे हलाक करने का सुनहरी मौका गंवा दिया? मैंने कहा, यह बात कम ज़र्फ़ नहीं समझेंगे कि दुश्मन बीमार हो, कमज़ोर हो, मुकाबले के काबिल ना हो तो उसे तवानाई बहाल करने की मोहलत देना चाहिए। ये हमारी आला ज़र्फ़ी है कि हमने उसे मौत के नहीं मसीहाओं के हवाले किया है। फिर इसमें एक मसलहत भी है। मैं ज़रा खामोश हुआ। एक ने पूछा, कैसी मसलहत? पापा डोक ने या उसके सितारों ने सच कहा हो या झूठ, मगर ये तो कह दिया कि वो सोनिया के हाथों मारा जाएगा। इस मकसद के लिए सोनिया यहाँ पहुँच गई है। सभी को जैसे बिजली का झटका पहुँचा हो। वो एकदम से सीधे होकर बैठ गए। क्या सच कह रहे हो? दूसरे ने पूछा, क्या सोनिया वाकई यहाँ आ गई है? हाँ, मादाम सोनिया ने कहा था जिस वक्त वो तंजीम वाले मुल्क पहुँचने वाली हो उस वक्त में पांचों गोल्डन ब्रेन्स को बातों में उलझाए रखो, ताकि वो किसी नई दुश्वारी के बगैर एयरपोर्ट से अपनी खुफिया पनाहगाह तक पहुँच जाए। उन सब पर सख्ता तारी हो गया था। मैंने कहा, ऐ मेरे पांचों मगज़ों, तुम मुझे बातों में उलझा रहे थे या मैं उलझा रहा था? ऐ मेरे पांचों मगज़ों, पापा डोक को जिंदा छोड़ देने में ये मसलहत है कि सोनिया उसे हलाक करने आई है, तो उसके साथ तंजीम वाले अकाबरीन की भी नींद उड़ने वाली है। तुम पांचों बेशक व शुबा ज़हीन हो। सोनिया ने तुम्हारी जहानत के नमूने देखे हैं। तुम पांचों बेशक गोल्डन ब्रेन्स कहलाने के मुस्तहिक हो, और सोनिया हमेशा नफसियाती चालें चलती आई है। खोपड़ी घुमा देने वाली जहानत के खेल खेलती है। ये अजीब बात है कि वो सर से काम लेती है, लेकिन धमाके उसके कदमों तले चलते हैं। ज़रा देखो, देखो ज़रा कान लगाकर उसके कदमों की आवाज़ सुनो। वो आ रही है। हाँ, वो आ रही है। उसी लम्हे गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। वो एकदम से उछल पड़े। ये नफसियाती रद्द अमल था। ऐसा लगा जैसे सोनिया आ गई है। घंटी मुसलसल बज रही थी। एक ने रिसीवर उठाकर गुस्से से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से जवाब सुनकर हाथ से रिसीवर गिरते गिरते रह गया। फिर वो बोला, तो तुम आ गई हो? मगर तुम्हें हमारा नंबर कैसे मालूम हुआ? इस बार वो जवाब सुनकर झेंप गया। रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर बाकी गोल्डन ब्रेन से बोला, सॉरी, मैं कुछ बदहवास हो गया था।
ये सोनिया नहीं, हमारी राइट हैंड मार्था बोल रही है। वो कह रही थी कि मैं पेरिस से आ गई हूँ। मैं समझा सोनिया आ गई है। मैंने साबिका जनरल के ज़रिए कहा। वो आ चुकी है। चार मगज़ ने मुझे यानी साबिका जनरल को घूर कर देखा। पांचवा फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने फिर माउथपीस पर हाथ रख कर कहा, बेहतर है मीटिंग बर्खास्त की जाए। मिस्टर सलमान से फिर कभी गुफ्तगू होगी। चंद सेकंड के बाद स्क्रीन बुझ गया। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लैला बेदार हो गई थी। उसने कहा, आपको मसरूफ़ देखकर मैं भी जनरल के पास गई थी। क्या वाकई सिस्टर आ गई हैं? हमने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए। ये मुतवक्के फ़्लाइट से तंजीम वाले मुल्क आ गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ उसे बताता, वो कहने लगी, तुमने फ़ोन पर होने वाली मार्था की गुफ्तगू तो सुनी नहीं होगी। मैं दुनिया को चौंकाता था, वो मुझे चौंका देती थी। मैंने पूछा, कौन मार्था? वही जो एक गोल्डन ब्रेन से बातें कर रही थी। खुदा की पनाह, सोनिया तुम औरत के रूप में चुड़ैल हो, शैतान की बच्ची हो। लैला ने नाराज़ होकर कहा, हमारी सिस्टर को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? इससे जाहिर होता है कि आप हमारी सिस्टर की बर्तरी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ज़रा इस नुक्ते पर गौर करो। हम मुसलमानों को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आने की बात बताई गई है, लेकिन मक्कार चुड़ैल से भागकर पनाह लेने वाली बात नहीं सिखाई गई। मगर मैं तो भाग जाऊंगा, उस चालबाज चुड़ैल से भाग रहा हूं। मैं उसके दिमाग से निकल आया। लैला ने पूछा, ये क्या हरकत है? फिक्र ना करो, सोनिया मेरी हरकतों को खूब समझती है। मुझे नींद पूरी करने दो। तुम मुझसे मार्था के मुतालिक मालूमात करो। खुदा हाफिज। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। वो सोनिया के पास आकर माजरत चाहते हुए बोली, सिस्टर, इनके दिमाग पर नींद सवार थी, इसलिए वो। सोनिया ने बात काट कर कहा, लैला, तुम्हें अपने मियाँ को समझने में बरसों लगेंगे। मैं उस शैतान की रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो मेरी बेनतहा तारीफ़ें करके गया है। अब हमें काम की बातें करना चाहिए। सुल्ताना अभी मार्था के दिमाग में होगी, मेरे पास आने ही वाली है। अच्छा, आप सुल्ताना से काम ले रही हैं? हाँ, मैंने 2 दिन पहले मार्था को पेरिस में ताड़ लिया था। पहले शुबा हुआ कि वो गैर मुल्की एजेंट है। उसकी आवाज़, लहजा और चेहरे की सख्ती बताती थी कि हसास दिमाग रखती है। इसलिए मैंने एक बाजार की भीड़ से गुजरते हुए अपनी अंगूठी की दवा इंजेक्ट कर दी। वो आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हुई। सलमान उसके दिमाग में पहुंच गया। लैला ने पूछा, यूं मालूम हो गया कि वो गोल्डन प्रिंस की खुफिया फोर्स से ताल्लुक़ रखती है। खुफिया फोर्स से भी ज़्यादा अहम मकाम रखती हैं। उसने गोल्डन प्रिंस की खिदमत अंजाम देते हुए बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। पांचों उसे राइट हैंड कहते हैं। उस जैसी मज़ीद 4 औरतें और 6 मर्द भी यही मकाम रखते हैं। सुल्ताना ने उसे अपनी मामूला बनाया होगा। हाँ, यही एक बेहतरीन तरीक़ा रह गया है। तनवीमी अमल के बाद मामूल बज़ाहिर नॉर्मल होता है, मगर नादानिस्तगी में अपने आमिल का ताबेदार रहता है। वो पांचों गोल्डन ब्रेन्स कभी ना जान सकेंगे कि वो ट्रैप की गई है। क्या मार्था आपको गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचा सकेगी? मार्था उनकी राइट हैंड होने के बावजूद किसी को उसके असली चेहरे और असली आवाज़ से नहीं पहचानती है। वो पांचों किसी औरत, किसी रिश्ते पर एतमाद नहीं करते हैं। अपनी एहतियाती हिकमत अमली के सबब मुसीबत की या मौत की आहट सुन लेते हैं। क्या मार्था खूबसूरत और पुरकशिश है? हाँ, सिन्फ़े मुखालिफ के लिए ज़बरदस्त कशिश रखती है। लैला ने पूछा, क्या किसी गोल्डन ब्रेन के सीने में दिल नहीं है? क्या उनमें से कोई मार्था को देखकर ललचाता नहीं होगा? बाज़ लोग नफसानी ख्वाहिशात से बिल्कुल खाली होते हैं। उनके लिए हसीन और जवान औरतों की कोई अहमियत नहीं। फिर यह कि मार्था शादीशुदा है, एक 4 बरस के बच्चे की माँ है। जॉन फ्रॉस्ट नामी एक शख्स के साथ खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। उसी वक्त सुल्ताना ने आकर कहा, हेलो सिस्टर, ये आप किससे बातें कर रही हैं? तुम्हारी बहन है। तुमने बड़ी देर लगा दी। मैं मार्था के साथ उसके घर गई थी। उसके बच्चे और शौहर को देखकर आ रही हूँ। जैसा कि मार्था के चोर ख्यालात ने पहले ही बताया था कि उसका शौहर जॉन फ्रॉस्ट योगा का माहिर और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है। 15 मिनट तक सांस रोक लेता है, इसलिए मैं दूर ही से उसकी आवाज़ सुनती रही। बच्चा 4 बरस का हो चुका है। उसका नाम रॉकी फ्रॉस्ट है। मैं रॉकी के दिमाग में रहकर भी उसके माँ बाप पर नज़र रख सकती हूँ। जॉन फ्रॉस्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक जूनियर अफसर है। क्या मैं तरतीब से रिपोर्ट दे रही हूँ? सोनिया ने असबात में सर हिलाकर कहा, बोलती रहो। मार्था और फ्रॉस्ट के दरमियान ये तय पाया है कि वो एक दूसरे को अपने शोबे के राज नहीं बताएंगे और ना ही कोई एक दूसरे से जबरन पूछेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो दूसरा अज़दवाजी रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन अपने मुल्क और अपने शोबे से गद्दारी नहीं करेगा। क्या दोनों अपने अहद पर कायम हैं? मार्था कायम है। जॉन फ्रॉस्ट कभी कभी शिकायत करता है कि वो शोहर से ज़्यादा किसी गोल्डन ब्रेन को चाहती है।
इसीलिए उसकी बातें और उससे ताल्लुक़ रखने वाली मसरूफियात को शौहर से छुपाती है। मार्था ने पहले कई बार मोहब्बत से समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो हर दूसरे तीसरे दिन ताने देने लगा तो उसने साफ कह दिया, तुम्हारे ताने सुनकर मैं अपनी सफाई पेश करने के लिए गोल्डन ब्रेन्स की कोई बात नहीं करूंगी। अगर कभी मुझे शुबा हुआ कि तुम गोल्डन ब्रेन्स की हकीकत मालूम करना चाहते हो तो रिश्ते का लिहाज किए बगैर तुम्हें आनी सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। लैला ने कहा, मार्था के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैं अपने मियाँ से कभी कोई बात छुपा ही नहीं सकती। सोनिया ने कहा, हमें ये मालूम करना चाहिए कि जॉन फ्रॉस्ट वाकई गोल्डन प्रिंस के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता है या मार्था की अपने शोबे से वफादारी को आजमा रहा है। अगर वाकई मालूमात हासिल करने के चक्कर में है तो फिर किसी तंजीम या किसी सुपर पावर के लिए काम कर रहा है। पहले जॉन फ्रॉस्ट के दिमाग को कमज़ोर बनाना होगा, फिर हमें हकीकत मालूम होगी। सोनिया ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट सुनकर मुझे वो जॉन फ्रॉस्ट चालबाज लग रहा है। उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करने से पहले ज़रा सी भी गलती करोगी तो वो होशियार और मोहतात हो जाएगा। सुल्ताना ने कहा, मैं पूरी हाजिर दिमागी से काम करूंगी। सोनिया सोचती रही, फिर बोली, अभी मार्था को आराम करने दो। रात को डिनर से पहले उसे बंगले से बाहर ले आओ। मैं अपनी मखसूस अंगूठी उसे पहना दूंगी। आसाबी कमज़ोरी की दवा इंजेक्ट करने वाली एक फाजिल अंगूठी मेरे पास है। वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रात को जब मियाँ के पास जाएगी तो वो दवा इंजेक्ट कर देगी। अब जाओ, खुद आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे देखा। मैं गहरी नींद में था। दुश्मनों के शहर में गहरी नींद के मज़े लेना नादानी है, लेकिन उस एतमाद और इत्मीनान के क्या कहने जो सोनिया के दम कदम से पैदा हो जाता है। वो आग थी, इसलिए मुझ पर आँच नहीं आ सकती थी।